हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश यादव। यह क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 है। इस एक्सरसाइज में हम वास्तविक संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे तथा यह भी सीखेंगे कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है। अगर आपको नहीं पता कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं तथा अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इंट्रोडक्शन पार्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। अब हम यहाँ पर कुछ अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर स्थान निर्धारण करना सीखेंगे। जैसा कि यहाँ पे √/2 एक अपरिमेय संख्या है तथा संख्या रेखा पर हम इसका स्थान निर्धारण करना सीखेंगे। इससे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय को समझ लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। अब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है, तथा शेष दो कोण जो होता है वह 90 डिग्री से कम होता है, अर्थात न्यून कोण होता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब समकोण त्रिभुज में मैंने यहाँ पे दिखा रखा है ए बी। मैंने जो है कि इस भुजा को ए बी नाम दिया तथा इस भुजा को बी सी नाम दिया है तथा ये वाला जो भुजा है इसको मैंने जो है कि ए सी नाम दिया है। अब यहाँ पे ए बी भुजा जो होती है वो आधार होती है तथा बी सी भुजा जो होता है वो लंब होता है और ए सी भुजा जो होता है वो जो है कि कर्ण होता है। अब जो है कि भुजा हम ऐसे कह सकते हैं आधार, लंब तथा कर्ण के बीच में जो रिलेशन होता है कुछ इस प्रकार से होता है, तथा इसे ही हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण इक्वल टू होता है √लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। अगर हम सपोज करें कि ये वाला लेंथ जो है अर्थात बेस, अगर हम बात करें कि बेस हमारा यहाँ पे अगर जो है कि बेस अगर 2 मात्रक दिया हुआ है, 2 मात्रक या 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर दिया हुआ है, तथा यहाँ पे अगर लंब की बात करें तो लंब यहाँ पे अगर जो है कि 3 मात्रक दिया हुआ है या 3 मीटर या 3 सेंटीमीटर दिया है, मैंने कंसीडर किया इस प्रकार से। तो यहाँ पे अगर हमको कर्ण ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए यहाँ पे हमने जो है कि लिखा कर्ण बराबर √। अब लंब यहाँ पे क्या है? लंब 3 है तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 का स्क्वायर कर दिया, प्लस का आधार यहाँ पे 2 है तो मैंने यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दिया। इस प्रकार से मैंने जब इसको कैलकुलेट किया तो यहाँ पे √3 3 का 9 आ गया और प्लस का 2 दूना 4 आ गया। तो यहाँ पे √, यहाँ पे जो है कि 13 आया, जो कि कर्ण की वैल्यू है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं √13। अब हम बात करते हैं यहाँ पे √2 की, तथा एक यहाँ पे जो है कि मैं रफली यहाँ पे एक जो है कि त्रिभुज बना लेता हूँ। एक त्रिभुज मैंने कुछ इस प्रकार से बनाया, अर्थात कह सकते मैंने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाया और मैंने इसको जो है कि नाम दे दिया ए, बी और सी। अब यहाँ पे ये √2 जो होगा वह कहीं ना कहीं कर्ण को प्रदर्शित करेगा, कहीं ना कहीं कर्ण को प्रदर्शित करेगा। तो मैंने यहाँ पे जो है कि मैंने जो है कि √2 लिख लिया जो कि कर्ण को प्रदर्शित कर रहा है। अब बात करते हैं कि रूट में 2 यहाँ पर है तो यहाँ पे आधार क्या होगा और जो है कि परपेंडिकुलर क्या होगा। तो हम जो है कि कंसीडर करते हैं, सोचते हैं। तो सोचने के दौरान हमने पाया कि अगर हम जो है कि बेस को 1 मात्रक ले लें, बेस को अर्थात बेस वाली लंबाई को हम जो है कि 1 मात्रक या 1 यूनिट कंसीडर कर लें तथा परपेंडिकुलर को भी हम जो है कि 1 मात्रक या 1 यूनिट कंसीडर कर लें और इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के दौरान हमें √2 प्राप्त हो जाता है। अर्थात लंब का स्क्वायर √लंब का स्क्वायर, तो लंब यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे हमने किया, फिर यहाँ पे हम जो है कि प्लस करते हैं, 1 का स्क्वायर यहाँ पे करते हैं जो कि आधार है। अब इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो हमको √2 मिला, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम जो है कि √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने जा रहे हैं। करणीगत संख्याओं को अर्थात अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए हमें
ज़रूरत पड़ेगी एक प्रकार की, एक पेंसिल की, डी शेप वाली स्केल की तथा एक जो है कि स्केल की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए हम जो है कि स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, कैसे संख्या रेखा पर जो है कि √2 को प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक संख्या रेखा बना लेता हूँ। मैंने संख्या रेखा बना लिया। अब यहाँ पे जो है कि मैंने जो है कि यहाँ पे मूल बिंदु होता है जहाँ पे 0 होता है, इधर की तरफ सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है कि एक जो है कि यहाँ पे मैंने जो है कि एक मार्का लगा लिया, एक मार्का कंसिडर कर लिया, मान लिया स्केल एज ए स्केल। मैंने मान लिया कि यहाँ पे जो है कि ये है 1 यूनिट, एक मात्रक, ये भी एक मात्रक है दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है एक मात्रक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस एक मात्रक है। इस प्रकार से मैंने जो है कि प्रत्येक दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मैंने जो है कि एक मात्रक मान रखा है। अब यहाँ पे जो है कि ये मैंने 1 लिख लिया, ये 2 लिख लिया, ये 3 लिख लिया। इसी प्रकार से मैं इधर भी जो है कि कंसिडर कर लिया मैंने कि 1 सेंटीमीटर बराबर एक मात्रक। तो यहाँ पे जो है कि यहाँ पे भी और यहाँ पे ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये -4 हो गया। हालांकि हमें जो है कि नेगेटिव नंबर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। अब बात करते हैं, अब यहाँ पे जो है कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की दूरी को मैंने एक मात्रक मान रखा है। अर्थात यहाँ पे बेस जो है, अर्थात यहाँ पे जो है कि बेस हमको जो है कि मिल गया, बेस हमको एक मात्रक मिल गया। अब हमको यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर एक मात्रक की दूरी चाहिए। अर्थात अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो है कि डी शेप वाली स्केल का यूज करेंगे और इस बिंदु पर जो है कि हम एक परपेंडिकुलर खींच लेंगे 90 डिग्री पर। यहाँ पे जो है कि हमें 90 डिग्री मिलेगा और यहाँ से जो है कि हम एक मात्रक यहाँ पे जो है कि ले लेंगे अपने, जैसा कि हमने कंसीडर किया, जैसा कि मान रखा है, जैसे हमने जो है कि मार्कर लिया है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो है कि मैं एक मात्रक का डिस्टेंस ले लेता हूँ। अब ये भी हमको जो है कि एक मात्रक मिल गया और ये वाला डिस्टेंस भी हमको जो है कि एक मात्रक ही है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से नेमिंग कर देता हूँ इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया और इसको सी नाम दे दिया। अब ए को सी से मैं मिला देता हूँ, मैंने यहाँ पे ए से सी को मिला दिया है। अब प्रकार की नोक बिंदु ए पर रखूँगा और ए सी लेंथ जो है कि मैं प्रकार में भर लूँगा और यहाँ पर जो है कि मैं एक चाप काटूँगा। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे संख्या रेखा पर मुझे एक पॉइंट मिल रहा है। अब इस पॉइंट को मैं जो है कि डी नाम दे देता हूँ तथा ये पॉइंट ही √2 को रिप्रेजेंट करेगा संख्या रेखा पर। ये हमारा जो है कि √2 था। इस प्रकार से हमने जो है कि √2 को संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर लिया बिल्कुल सरलतापूर्वक। अब जो है कि हम प्रश्न संख्या, अब जो है कि हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, प्रश्नावली पे चलते हैं, प्रश्नावली 1.2 पे चलते हैं और वहाँ पे जो है कि हम पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम जो है कि नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जैसा कि एक्सरसाइज 1.2 का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ लिखिए। हमें यहाँ पे जो है कि हमें यहाँ पे कथन दिया गया है, यहाँ पे जो है कि हमको 3 कथन प्राप्त है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। हमें इनको जो है कि कारण देकर बताना है कि ये कथन सत्य हैं या असत्य। जैसा कि कथन जो है कि पहला कथन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। अब हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, अर्थात परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जो है कि संग्रह होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह कथन जो है कि सत्य है, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। अब हम जो है कि दूसरे कथन पे चलते हैं। दूसरा कथन हमारा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। यह कथन असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर हमें पता है कि पॉजिटिव नंबर्स के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं,
और हम जो है कि इसमें से कुछ संख्याओं को रूट ओवर m के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं, कुछ संख्याएं ऐसी भी प्राप्त होंगी जिनको रूट ओवर m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अर्थात ऋणात्मक संख्याओं को रूट ओवर m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ये जो है कि अपरिभाषित होगा, ये जो है कि अपरिभाषित हो जाएगा। अर्थात हम जो है कि वो अगर रूट के अंदर अगर हम माइनस संख्याओं को अगर हम लिखें तो वह जो है कि काल्पनिक संख्याओं के रूप में उनको कंसीडर किया जाने लगेगा। इसलिए यह कथन जो है कि असत्य हो जाता है। अब हम जो है कि यहाँ पे कथन संख्या जो है कि 3 पे आते हैं। कथन संख्या 3 में कहा जा रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये कथन भी असत्य है, क्योंकि हमको पता है कि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याओं को भी अपने अंदर सम्मिलित करती हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपरिमेय संख्या की बात की गई है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए यह कथन जो है कि असत्य हो जाता है। अतः यहाँ पे जो है कि प्रश्न संख्या 1 समाप्त होता है। अब जो है कि हम प्रश्न संख्या 2 का सलूशन देखेंगे, इसलिए जो है कि हम अगले पन्ने पे चलते हैं। जैसा कि प्रश्न संख्या 2 में लिखा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, जैसा कि कहा जा रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो यहाँ पे आंसर है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे अगर हम बात करें 4 की, 4, 9, 16, 25, 36 आदि धनात्मक पूर्णांक हैं, लेकिन इनके वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या न होकर परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे अगर हम बात करें 4 की, रूट ओवर 4 की, तो यहाँ पर हमको जो है कि 2 प्राप्त होता है, जो एक परिमेय संख्या है। लिख सकते हैं एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। इसी प्रकार से अगर हम रूट ओवर 9 की बात करें या हम 9 का वर्गमूल निकालें, 9 का वर्गमूल निकालें तो हमको जो है कि 3 मिलता है, जो एक परिमेय संख्या है। लिख सकते हैं एक परिमेय संख्या, यह भी एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। आशा करता हूँ कि इस प्रश्न का सलूशन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको जो है कि हम अपने जो है कि नोटबुक में कुछ इस प्रकार से हम जो है कि यहाँ पे लिखेंगे कि नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे 4, 9, 16, 25, 36 आदि धनात्मक पूर्णांक हैं, लेकिन इनके वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या न होकर परिमेय संख्याएं हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख रखा है, 4 का वर्गमूल अगर निकालते हैं तो हमें 2 प्राप्त होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। 9 का वर्गमूल अगर निकालते हैं तो हमें 3 प्राप्त होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। और जैसा कि हमने जो है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया इस प्रश्न के सल्यूशन को, तो यहाँ पे जो है कि अब यहीं पे हमारा प्रश्न समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम जो है कि अगला क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।